हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक। आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी न्यूमेरिकल होगा वो इसी चैप्टर से होगा, तो ये चैप्टर आपका काफी इंपॉर्टेंट है और ये सबसे बड़ा चैप्टर भी है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग में हम तीन चीजें करते हैं। ठीक है, एक है डिजाइन, फिर है कंस्ट्रक्शन एंड देन मेंटेनेंस। यानी किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम तीन चीजें करेंगे। सबसे पहले तो हमको कोई साइट दे दी जाएगी, एकदम नेचुरल टेरेन है, और हम उसमें डिजाइन करते हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग है या ट्रैक है या हाईवे है। ठीक है, कि हम अपना हाईवे ऐसे बनाएंगे या हम अपने ट्रैक का अलाइनमेंट या उसका कर्वेचर ऐसे रखेंगे। ठीक है, और जब हम डिजाइन कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, हम क्या है, फिजिकली रॉ मटेरियल वहां पहुंचाते हैं, जोड़ते हैं और एक बिल्डिंग या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसके बाद हम उसका करते हैं मेंटेनेंस। ठीक है, ये सिर्फ यही तीन चीजें हैं जो हम सिविल इंजीनियरिंग में करते हैं। इन केस ऑफ ट्रैक, जब हम ट्रैक की ज्योमेट्रिक डिजाइन की बात करते हैं तो हमारा फोकस रहता है ट्रैक के ग्रेडियंट पे, उसका कर्वेचर पे और उसके अलाइनमेंट पे। यानी जो हम ट्रैक बनाने वाले हैं वो स्लोप उसमें कितना हो, ठीक है, जिस पे ट्रेन चलने वाली हो ट्रैक वो कितना स्लोपी हो, उसका कर्वेचर कैसा हो और उसका अलाइनमेंट कैसा हो। अलाइनमेंट तो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया था। हम यहाँ पर मेनली इस चैप्टर में बात करेंगे ग्रेडियंट और कर्वेचर की। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी नेसेसिटी क्या है, हम क्यों ज्योमेट्रिक डिजाइन करते हैं। टू इंश्योर स्मूथ एंड सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन। ठीक है, हमारी ट्रेन स्मूथली रन करे और सेफ्टी रहे। सपोज अगर कहीं पर शार्प कर्व, हमने कोई ऐसा ट्रैक डिजाइन किया जहाँ पर हमने शार्प कर्व दिया, जैसे पहाड़ों में देखते हैं ना कि कर्व काफी ज्यादा शार्प रहते हैं, तो क्या करते हैं, जब भी शार्प कर्व आते हैं तो वहाँ पे गाड़ी धीमे कर लेते हैं। ठीक है, एकदम सेफ चलते हैं। तो इसी तरह जब हम ट्रैक डिजाइन करेंगे तो हम बहुत ज्यादा शार्प कर्व नहीं देंगे, वरना डिरेलमेंट का खतरा रहता है। क्यों, क्योंकि हम पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है आउटवर्ड डायरेक्शन पे, जो हमको बाहर फेंकने की कोशिश करता है। टू अचीव मैक्सिमम स्पीड, यानी हम अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर सकें। अगर हमने बहुत ज़्यादा शार्प कर्व्स दिए, ठीक है, अगर हमने ग्रेडियंट को काफ़ी ज़्यादा स्टीप बना दिया, ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, अभी ये समझिए ग्रेडियंट क्या है, स्लोप। अगर हमने ग्रेडियंट को काफ़ी स्टीप बना दिया तो हमारी गाड़ी नहीं चल पाएगी, हमारी गाड़ी की स्पीड धीमी हो जाएगी। या जब भी शार्प कर्व होंगे तो हमको जानबूझकर अपनी स्पीड को धीमी करनी पड़ेगी, भले ही लोकोमोटिव की कैपेसिटी ज़्यादा हो। लेकिन इस तरह की पूरे डिजाइन करने पर क्या होगा कि हमें अपनी स्पीड धीमी करनी पड़ेगी, या हमारे लोकोमोटिव पर रेजिस्टेंस ज़्यादा लग जाएगा ग्रेडियंट के कारण। तो हमको जुडिशली डिजाइन करना पड़ता है ज्योमेट्रिक ट्रैक टू अचीव मैक्सिमम स्पीड, टू कैरी हैवी एक्सल लोड, टू अवॉइड एक्सीडेंट, टू इंश्योर दैट ट्रैक रिक्वायर्स लीस्ट मेंटेनेंस एंड फॉर गुड एस्थेटिक्स। तो ये कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके लिए हम एक ज्योमेट्रिक ट्रैक डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है हमारा ग्रेडियंट, जो कि मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले कि स्लोप ही हमारा ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट्स आर प्रोवाइडेड टू नेगोशिएट द राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ रेलवे ट्रैक। यानी अगर कहीं पर ट्रैक, सपोज हमको लखनऊ से दिल्ली कोई ट्रैक बनाना है, ठीक है, तो लखनऊ का 135 होता है हमारा आरएल। आरएल क्या है, रिड्यूस लेवल, यानी मीन सी लेवल से हमारे लखनऊ 135 मीटर ऊंचा है, और दिल्ली सपोज 265 मीटर है एलिवेशन दिल्ली का। यानी कि जो दिल्ली है वो समुद्र तल से मीन सी लेवल से 265 मीटर ऊंचा है। तो लखनऊ से दिल्ली जाने पर आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से आप ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, पहले आप 135 मीटर पे थे मीन सी लेवल से, अब आप 265 लेवल पे जा रहे हैं। तो नेचुरल टेरेन तो कुछ काफी अनड्यूलेटिंग सी होगी, ऐसे ऐसे करके ऐसे दिल्ली पहुंचाएगी। ये आपका नेचुरल टेरेन है, यानी कि जो आपका प्राकृतिक सतह है आपकी धरती। लेकिन आप ट्रेन तो ऐसे ऐसे नहीं कर सकते इतना एंड्यूलेशन के साथ, आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेवल सरफेस बनाना पड़ेगा। और ऐसा लेवल सरफेस बनाना है कि आपको 135 से 265 तक पहुंच सके, यानी आपको कहीं ना कहीं ग्रेडियंट देना है। ठीक है, तो आप ग्रेडियंट अब नेचुरल ट्रेन की तरह तो देंगे नहीं इतना अनड्यूलेटिंग, आप स्लोप कुछ ऐसे पार्ट्स में देंगे। ठीक है, ऐसे करके, यानी इस तरह से आप लीनियर ट्रैक बना रहे हैं जिसमें आप जगह जगह पर ग्रेडियंट्स दे रहे हैं और जगह जगह पर स्लोप दे रहे हैं, ताकि आप 135 से 265 तक पहुंच सके। So gradients are provided to negotiate the rise or fall in the level of the railway track. ठीक है, अब जैसे आपकी ट्रेन कहीं यहाँ पर है, तो जब आप जब आपकी ट्रेन के मूवमेंट की डायरेक्शन पर हमारा एलिवेशन बढ़ता है तो हम उसको क्या कहते हैं, राइजिंग ग्रेडियंट। ठीक है, और जब आपकी ट्रेन के मूवमेंट की डायरेक्शन पे आपका एलिवेशन घटता है तो हम कहते हैं फॉलिंग ग्रेडियंट आ गया, फॉलिंग स्लोप है। तो दो तरह के हमारे स्लोप होते हैं, दो तरह के ग्रेडियंट होते हैं, राइजिंग और फॉलिंग। इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, इफ देयर इज अ राइज ऑफ 1 मीटर इन 400 मीटर, द ग्रेडियंट इज 1 इन 400। हम इसको ऐसे लिखते हैं, यानी अगर आप 400 मीटर आगे बढ़े, ठीक है, और आप 1 मीटर ऊपर चढ़ गए, तो आप कहेंगे कि आपका ग्रेडियंट है 1 इन 400। ठीक है, परसेंटेज में 0.25%। कैसे निकालते हैं, जैसे 1 इन 400 लिखा हुआ है, तो आप 100 में इस डिजिट को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 0.25, यानी स्लोप आपका है 0.25%। जैसे सपोज मैं बोलूँ कि कहीं पर ग्रेडियंट है 1 इन 200, तो तुरंत 100 में डिवाइड कर दो किसका, 200 का।
कितना आ जाएगा 0.5। तो आप बोलेंगे स्लोप है हमारा 0.5%। अच्छा, अब जैसे कहीं पर स्लोप ऐसे दे रखा है कि हमारा स्लोप है 0.67%, तो 1 in समथिंग में बताइए कितना होगा स्लोप। तो क्या करेंगे तुरंत, अब 100 में भाग दीजिए किसका, 0.67 का। क्या निकल के आएगा, 0.67 क्या होता है 2/3। तो ये आ जाएगा आपका 300/2 इज इक्वल टू 150। तो आप कहेंगे कि वहां पर स्लोप है कितना, 1/150। तो ये कन्वर्जन आप सीख गए ना कैसे होता है, कि जैसे जिस भी अगर आपको 1/n में को परसेंटेज में मैं पूछूं कि स्लोप कितना होगा, तो जो n है उसको तुरंत 100 से डिवाइड कर दो, जो भी वैल्यू आ जाए वो है आपका परसेंट। मैं बोलूँ कि 1/200 है, तो परसेंटेज में बताइए कि स्लोप कितना है, तो क्या करेंगे 100/200, 0.5%। अगर कोई बोलता है कि 0.25% स्लोप है, 1/n में बताओ, तो क्या करेंगे 100/0.25, कितना आ जाएगा 400। तो आप बोलेंगे कि 1/400 स्लोप है। 1/400 स्लोप का मतलब क्या हुआ, कि आप 400 मीटर आगे बढ़े तो आप 1 मीटर ऊपर चढ़ गए, और ये आपका स्लोप हो गया 1/400। ठीक है। अच्छा, तो आपका ग्रेडियंट आपको पता चल गया कि कैसे कैसे दिखाते हैं। कितने टाइप के ग्रेडियंट है, रेलवे इंजीनियरिंग में हम 4 तरह के ग्रेडियंट की बात करते हैं। एक होता है रोलिंग ग्रेडियंट, क्रूशर ग्रेडियंट, मोमेंटम ग्रेडियंट और ग्रेडियंट्स इन स्टेशन यार्ड। ठीक है, स्टेशन यार्ड क्या होता है, जहाँ पे जहाँ आपकी जितनी भी वैगन है, गाड़ियाँ, लोकोमोटिव है, उनका मेंटेनेंस होता है, सफाई होती है, धुलाई होती है, उसको हम कहते हैं स्टेशन यार्ड। तो सबसे पहले समझिए क्या है ये चारों ग्रेडियंट्स। रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, रूलिंग ग्रेडियंट इज द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट इन दैट ग्रेडियंट दैट एग्जिस्ट इन अ सेक्शन। यानी अगर कोई सेक्शन है, तो जो सबसे स्टीपेस्ट ग्रेडियंट होगा, जो सबसे शार्प ग्रेडियंट होगा, जहां पर चलना बहुत मुश्किल होगा, उसको हम कहते हैं रूलिंग ग्रेडियंट। रूल, जो ग्रेडियंट रूल कर रहा है, जो शासन कर रहा है, उस ग्रेडियंट को कहते हैं रूलिंग ग्रेडियंट। जैसे कि आपको जब लखनऊ से दिल्ली आपको जाना था, तो आपने सपोज अगर आपने केवल 3 ग्रेडियंट दिए हो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ये आपका लखनऊ है और ये आपका दिल्ली है। ठीक है, तो आपने 3 ग्रेडियंट दिए, तो इसमें जो सबसे ज्यादा स्टीप ग्रेडियंट होगा पूरे सेक्शन में, उसको हम कहेंगे ये हमारा रोलिंग ग्रेडियंट है। ठीक है, और बाकी के जितने ग्रेडियंट है वो हमारे नॉर्मल ग्रेडियंट है, उनका कोई नाम नहीं। तो जो ग्रेडियंट सबसे स्टीपेस्ट होता है किसी भी सेक्शन में, उसको हम कहते हैं रोलिंग ग्रेडियंट। अब ये रोलिंग ग्रेडियंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट डिटरमाइंस द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी हॉल्ड बाई ए लोकोमोटिव ऑन दैट सेक्शन। यानी सपोज आप अगर दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये रोलिंग ग्रेडियंट तो पार करना पड़ेगा आपकी गाड़ी को। अगर आपकी गाड़ी इस रूलिंग ग्रेडियंट को पार कर पाई, तो जितने भी बाकी ग्रेडियंट है सब रूलिंग ग्रेडियंट से छोटे हैं, उनको तो पार कर ही जाएगी। तो रूलिंग ग्रेडियंट क्या है, रूलिंग ग्रेडियंट डिटरमाइन करता है मैक्सिमम लोड को, जो दैट कैन बी हॉल्ड बाई ए लोकोमोटिव, जो किसी लोकोमोटिव द्वारा हॉल किया जा सके। अब सपोज आपके पास एक ही लोकोमोटिव है, ठीक है, और उसकी कुछ कैपेसिटी है। अब उसमें वो लोकोमोटिव के पीछे आपने कुछ 10 कोचेज लगा रखे, और वो लोकोमोटिव अगर आपके रूलिंग ग्रेडियंट को पार करके ही आगे बढ़ पाएगा। अगर आपका लोकोमोटिव वीक होगा तो आप क्या करेंगे कि 10 की जगह पर केवल 6 डिब्बे लगाएंगे, और अगर आपका लोकोमोटिव काफी स्ट्रांग होगा तो आप 10 की जगह पर 15 डिब्बे लगा देंगे। हम ये डिब्बे क्या सोच के लगाएंगे, कि लोकोमोटिव उन डिब्बों के साथ इस रूलिंग ग्रेडियंट को पार कर जाए। अगर ये रूलिंग ग्रेडियंट पार कर जाएगा तो हम अपने लोकोमोटिव को उस डायरेक्शन पे मूव करा देंगे या चला देंगे। तो इसलिए रूलिंग ग्रेडियंट डिटरमाइन करता है कि हम कितना मैक्सिमम लोड हॉल कर सकते हैं किसी भी लोकोमोटिव द्वारा उस सेक्शन से। तो जनरली फॉलोइंग ग्रेडियंट रूलिंग ग्रेडियंट्स आर एडॉप्टेड बाय द इंडियन रेलवे। ठीक है, अब ऐसे ये जो ग्रेडियंट है ये कौन, ये हम बना रहे हैं, ये जो ग्रेडियंट है ना वो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि सपोज जैसे नेचुरल टेरेन कुछ ऐसे 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 है, तो क्या है कि हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ करके स्ट्रेट अपना ट्रैक तैयार करेंगे। तो अब इतना जो पोर्शन है वो हम क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे, ये कट करेंगे, ठीक है, कहीं और जाके उसको फिल कर देंगे। तो ऐसे क्या होगा, हमारा फाइनली एक लेवल ट्रैक मिल जाएगा ऐसे करके। तो ये हम कटिंग एंड फिलिंग करते हैं ताकि हम एक ग्रेडियंट बना सकें। ठीक है, ये ग्रेडियंट बनाना हमारे हाथ में है। तो प्लेन टेरेन पे हम जो ग्रेडियंट है वो 1/150 से 1/250 के बीच में रखते हैं। हिली टेरेन में, हिली टेरेन आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्लोप्स रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कटिंग एंड फिलिंग करनी पड़ेगी, तो हम वहाँ पर स्टीप स्लोप रखते हैं। ठीक है, 1/100 से 1/150 परसेंटेज में देखा जाए तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा कि हम कितना स्लोप रख रहे हैं रूलिंग ग्रेडियंट। 1/50 का मतलब क्या हुआ, 100/150, कितना हुआ 0.67%। 1/250 का मतलब क्या हुआ, 100/250, कितना हुआ 0.4%। 1/100 का मतलब क्या हुआ,
1%। 1 in 150 का मतलब क्या हुआ? 100/150, 0.67%। यानी प्लेन टेरेन पे, यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है, जैसे हमारा यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, वहां पर हम रोलिंग ग्रेडियंट रखते हैं अपना 0.4 से लेकर के 0.67% तक। और जो हिली टेरेन है, जैसे रुड़की हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, वहां पर हम 0.67% से 1% तक का भी हम ग्रेडियंट रख देते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट। समटाइम्स ग्रेडियंट स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट आर प्रोवाइडेड टू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट। कहीं कहीं ऐसा होता है कि अब सेक्शन में आपका कुछ रूलिंग ग्रेडियंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट ग्रेडियंट है, लेकिन कहीं थोड़ी सी जगह पर सपोज एक हल्का सा पहाड़ी सी आ गई। ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर आपने इस पहाड़ी को भी कंसीडर करते हुए अपना रूलिंग ग्रेडियंट डिसाइड किया, जबकि पूरे सेक्शन में एक छोटी सी पहाड़ी है, लेकिन अब इस पहाड़ी के चक्कर में आपने रूलिंग ग्रेडियंट डिसाइड कर दिया कि हमारा रूलिंग ग्रेडियंट इतना स्टीप है, तो आप बाकी के जो प्लेनी एरिया है, ठीक है, उसमें भी आप हाई कैपेसिटी वाला लोकोमोटिव दौड़ा रहे होंगे। क्यों? ये सोच करके कि आगे एक छोटा सा हिल आएगा जिसको हमें पार करना है। तो आप एक तरह से अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं उस पहाड़ी के पीछे। तो हम क्या करते हैं कि हम रूलिंग ग्रेडियंट उसको नहीं मानते। ठीक है, उस छोटे सेक्शन पे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टीप स्लोप है, हम कहेंगे कि ऐसा करते हैं, एक एक्स्ट्रा लोकोमोटिव उस पहाड़ी या उस स्टीप स्लोप के पास रखो। जब आपकी गाड़ी ट्रेन वहाँ आ जाएगी तो उस लोकोमोटिव को ऐड कर देंगे और दो लोकोमोटिव लेकर के एक साथ आपकी ट्रेन को चढ़ा दिया जाएगा। और जैसे ही आपकी पहाड़ी पार हो जाएगी, आपका जो एक्स्ट्रा लोकोमोटिव था वो फिर वहाँ छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, हम रोलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा स्टीप स्लोप को भी पार करने के लिए पूरा पूरा हाई कैपेसिटी वाला लोकोमोटिव नहीं दौड़ा रहे पूरे सेक्शन पे। हम सिर्फ उस जहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम स्पेयर में एक लोकोमोटिव एक्स्ट्रा रखते हैं, और जब ट्रेन उस सेक्शन तक आती है तो हम लोकोमोटिव को ऐड कर देते हैं और पहाड़ को पूरा करके लोकोमोटिव को हटा देते हैं। जैसे आप दिल्ली से रुड़की जाते हो तो आप देखते हैं ना कि दिल्ली से कुछ डायरेक्शन कुछ दूरी तक ट्रेन जाती है, उसके बाद एक लोकोमोटिव जोड़ दिया जाता है और ट्रेन फिर आगे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमको छोटा सा सेक्शन पार करना है जो काफ़ी ज़्यादा स्लोपी है। तो उस ग्रेडियंट को हम कहते हैं पुशर ग्रेडियंट और हेल्पर ग्रेडियंट। क्यों? क्योंकि हमको वहां पर एक हेल्पर, एक लोकोमोटिव मिल पा रहा है जो पुश कर रहा है। ठीक है, पुशर ग्रेडियंट है। इन सच सिचुएशंस एंड एक्स्ट्रा लोकोमोटिव इज रिक्वायर्ड। एग्जांपल इज दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे सेक्शन। जो हमारा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे सेक्शन है उसमें बहुत ज्यादा इस तरह के स्टीप स्लोप्स है। तो हम क्या करते हैं कि हम जगह जगह पर ऐसे एक्स्ट्रा यानी पुशर लोकोमोटिव रखते हैं। जब ट्रेन आती है पुशर लोकोमोटिव ट्रेन से अटैच होता है, ग्रेडियंट को पार करके अपना पुशर लोकोमोटिव हट जाता है साइड में। ठीक है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको पूरे पूरे सेक्शन में हाई कैपेसिटी वाला लोकोमोटिव जो कि ज़्यादा एनर्जी खाएगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, उसको ना दौड़ाना पड़े। फिर आता है हमारा मोमेंटम ग्रेडियंट। इन वैलीज ए फॉलिंग ग्रेडियंट इज समटाइम्स फॉलोड बाय राइजिंग ग्रेडियंट। ठीक है। क्या है कि आपका ये एक फॉलिंग ग्रेडियंट है और उसके बाद एक राइजिंग ग्रेडियंट है। अब ये जो आपका राइजिंग ग्रेडियंट है वो काफ़ी स्टीप है, लेकिन इस राइजिंग ग्रेडियंट के जस्ट पहले यहाँ पे आपकी ट्रेन ऐसे जा रही है। ठीक है। इस राइजिंग ग्रेडियंट के जस्ट पहले एक वैली मिली। ठीक है। यहाँ पर जब आपकी ट्रेन चलेगी तो उसको एक एडिशनल मोमेंटम मिल जाएगा नीचे की ओर। ये एडिशनल मोमेंटम क्या करेगा, इस लोकोमोटिव को इस हाई स्टीप ग्रेडियंट से भी पार करा के आगे बढ़ा ले जाएगा। ठीक है। ये मोमेंटम कहाँ मिला? एक फॉलिंग ग्रेडियंट की वजह से आप इतने हाई स्टीप ग्रेडियंट को भी पार कर गए। सो इन सच सिचुएशंस ए ट्रेन कमिंग डाउन ए फॉलिंग ग्रेडियंट एक्वायर्स गुड स्पीड एंड मोमेंटम which gives additional kinetic energy to the train and allows it to negotiate gradient steeper than the ruling gradient। भले ही हमारा रूलिंग ग्रेडियंट कम हो, 0.5% हो, लेकिन हम 0.7% तक के ग्रेडियंट को भी पार करके ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको एक पीछे फॉलिंग ग्रेडियंट मिल गया था। तो इस तरह के ग्रेडियंट को हम कहते हैं मोमेंटम ग्रेडियंट। ठीक है। तो मोमेंटम ग्रेडियंट भी हमारा रूलिंग ग्रेडियंट से स्टीप होता है, लेकिन एक फॉलिंग ग्रेडियंट की वजह से हम इसको पार करके ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम कटिंग और फिलिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है कि पीछे वैली और वहां से हमारी ट्रेन मोमेंटम ले लेगी और इस ग्रेडियंट को पार करके ले जाएगी। अच्छा, और चौथा होता है हमारा ग्रेडियंट्स इन स्टेशन यार्ड। स्टेशन यार्ड बता ही दिया क्या होता है, जहाँ पर आपकी ट्रेन खड़ी होती है, जहाँ पर उनका मेंटेनेंस होता है, सफाई वगैरह होती है। तो अब चूंकि सफाई वगैरह होनी है तो पानी वानी पड़ना है, उसकी धुलाई होगी। तो उस धुलाई से जो ड्रेन है उसको निकालने के लिए हम चाहेंगे कि एक ग्रेडियंट रहे जाके पानी ड्रेन करके ड्रेन ऑफ हो जाए, निकल जाए। तो यार्ड्स आर नॉट लेवल्ड कम्प्लीटली। इनको पूरी तरह से फ्लैट नहीं बनाया जाता, जबकि थोड़ा सा एक ग्रेडियंट दिया जाता है, फ्लैट ग्रेडियंट आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू इंश्योर गुड ड्रेनेज, ताकि पानी निकल जाए धुलने के बाद। तो ये कुछ 1 in 400 का ग्रेडियंट होता है, 1 in 400 टू 1 in 1000, मतलब काफी फ्लैट ग्रेडियंट होता है। 1 in 400 कितना हुआ? 100/400 कितना हुआ? 0.25%। 0.25% है, काफी ज्यादा कम ग्रेडियंट देते हैं। ये कितना है? 0.1%। अच्छा, ये आपके ग्रेडियंट हो गए। अब पढ़ते हैं कर्व क्या होते हैं। तो कर्व्स आर इंट्रोड्यूस्ड ऑन ए रेलवे ट्रैक to bypass obstacles, to provide longer and easily traversed gradients, and to pass the railway line through a obligatory or desired location। ये क्या कहा जाता है बड़ी बड़ी भाषा में, कि जब भी कहीं पर आप एक डायरेक्शन से जा रहे हैं और आपको नीचे इधर मुड़ना है, ठीक है, जैसे आप
इधर एनडीएलएस पे खड़े हैं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और आपको गाजियाबाद जाना है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि निजामुद्दीन वाले रेलवे स्टेशन को भी पार कर जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक कर्व देंगे ऐसे करके, सॉरी, ठीक है, ये हमको कर्व देना पड़ेगा डायरेक्शन मोड़ने के लिए। तो कर्व क्या करता है, रेलवे ट्रैक में इंट्रोड्यूस करा जाता है ताकि हम किसी ऑब्लिगेटरी या डिजायर्ड लोकेशन, जो कि हमारे यहाँ पर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, उसको पार करके ले जा सके, या फिर कहीं पर मंदिर है या कोई आर्किटेक्चरल या सॉरी आर्कियोलॉजिकल कोई साइट है जिसको आपको पार करना है, तो आप चाहेंगे कि उसको बाईपास कर दें कर्व के थ्रू बना करके, उस पे हम ट्रैक ना बनाएं, तो हमको कहीं कहीं पर कर्व बनाने की जरूरत पड़ जाती है। या फिर जैसे मैंने पहले क्लास बताया था कि आप फ्लैट टेरेन पे चले जा रहे हैं ट्रेन से, और आगे एकदम से पहाड़ आ गया, और पहाड़ का स्लोप इतना स्टीप है कि आप डायरेक्टली ट्रैक नहीं बिछा सकते, आपका लोकोमोटिव इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि चढ़ा ले जाए, तो आप क्या करेंगे, पहाड़ को चारों तरफ से, जैसे आप वैष्णो देवी चढ़ते हैं ना, चारों तरफ से चढ़ाई करते हैं, तो क्या करते हैं कि पहाड़ को काट काट के चारों तरफ से स्लोप को हम कम करने की कोशिश करते हैं और गोल गोल घूम करके पहाड़ की चोटी तक पहुंचते हैं। तो अब हमको गोल गोल घूमना है, तो हमको कर्व बनाने पड़ेंगे। तो यही कि कर्व क्या कब कब बनाए जाते हैं, ऑब्स्टेकल को बाईपास करने के लिए, टू प्रोवाइड लॉन्गर और इजी ट्रैवर्स ग्रेडियंट, यानी जो ग्रेडियंट है काफी स्टीप ग्रेडियंट है, उसको अगर हमको पार करना है तो भी हम कर्व बना के चारों तरफ से निकलते हैं, या कोई भी डिजायर्ड लोकेशन है उसको बाईपास करना है या वहां पर पहुंचना है, तो हम कर्व बनाते हैं अपने ट्रैक में, ठीक है। तो अब जो कर्व होते हैं वो कई तरह के होते हैं। रेलवे ट्रैक में मोस्टली हम सर्कुलर कर्व पे अपना ट्रैक बिछाते हैं, यानी अगर हम इस डायरेक्शन पे चल रहे हैं और हमें इस डायरेक्शन पे आना है, तो हम यहाँ पर एक सर्कुलर कर्व बना देते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब जो सर्कुलर कर्व है उसकी कुछ डिग्री होती है, यानी कर्व कितना शार्प है ये बताती है उसकी डिग्री। इसकी डिफिनेशन कुछ ऐसी कि द डिग्री ऑफ कर्व इज द एंगल सबटेंडेड एट इट्स सेंटर बाई 30.5 मीटर और 100 फीट आर्क, यानी अगर कोई कर्व है सर्कुलर कर्व, तो अपने सेंटर पे जितना एंगल बनाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिग्री, और ये आर्क कितना होना चाहिए, 30.5 मीटर, ठीक है। अब आप, ये तो है डिफिनेशन हो गया, आप ऐसे समझिए कि किसी कर्व की डिग्री जितनी ज्यादा होगी वो कर्व उतना ज्यादा शार्प होगा। आप कहते हैं ना कि जितना फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न, मतलब कि जितना डिग्री ज्यादा बढ़ती जाएगी वो कर्व उतना ज्यादा शार्प होता जाएगा। कैसे, देखिए, जो आपकी डिग्री होती है वो आपकी रेडियस से रिलेटेड होती है, डी इक्वल टू 750 पाई आर, ये आपकी डिग्री 750 पाई आर, सर्वे में यहाँ पे वैसे पढ़ा होगा। जैसे जैसे हमारा कर्व का रेडियस छोटा होता जाए, ठीक है, ये छोटे रेडियस का कर्व है, ये है हमारा सिर्फ रेडियस, तो हमारी डिग्री कर्व की उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम रेडियस ऑफ कर्व बढ़ाएंगे, ये हमारे बड़े रेडियस का कर्व है, तो जैसे जैसे हम रेडियस ऑफ कर्व बढ़ाएंगे तो हमारी डिग्री कम होती जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्व बढ़ाया, तो ये इतना शार्प कर्व नहीं है जितना शार्प कर्व ये है। शार्प कर्व, रेडियस छोटा, डिग्री ज्यादा। स्मूथ कर्व, रेडियस ज्यादा, डिग्री छोटा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सर्कुलर कर्व क्या है, आप समझ गए कि शार्पनेस ऑफ कर्व बताती है हमारी डिग्री, ठीक है, और डिग्री हमारे रेडियस से रिलेटेड होती है कुछ 1750/r, ठीक है। अच्छा, ग्रेड कंपनसेशन ऑफ कर्व्स। अच्छा, सपोज आपने कहीं पर ग्रेडियंट बनाया, ठीक है, आपकी ट्रेन ऐसे चली जा रही है आगे सामने, और एक ग्रेडियंट है, इस ग्रेडियंट पे ट्रेन को चढ़ना है। तो जो ग्रेडियंट है, एक तो ग्रेडियंट क्या कर रहा है, आपकी ट्रेन पर रेजिस्टेंस लगा रहा है, क्योंकि जब आपकी ट्रेन ग्रेडियंट पर होगी तो उसका वेट की वजह से, ये आपका वेट है ना, वेट का एक कंपोनेंट साइन थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा पीछे की ओर ऐड करता है आपके मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट। तो क्या है कि आपका ग्रेडियंट आपकी ट्रेन पर रेजिस्टेंस लगा रहा है पीछे की ओर, और इसी ग्रेडियंट पे अगर सपोज कर्व भी आ जाए, तो कर्व क्या है कि कर्व का अपना रेजिस्टेंस है, कर्व भी मूवमेंट की डायरेक्शन पे रेजिस्टेंस लगाता है। कैसे लगाता है, जैसे समझिए, जैसे आप सिंपल किसी डायरेक्शन पे आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, ठीक है, सीधे डायरेक्शन पे आप अपनी कार चला रहे हैं, और आपने स्टीयरिंग व्हील को एकदम से 90 डिग्री मोड़ दिया, ठीक है, तो आप अब सीधी डायरेक्शन पे आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपका इंजन चल रहा होगा तो आप इस डायरेक्शन पे मूव कर जाएंगे, यानी आप अपनी पुरानी वाली डायरेक्शन पे आप पर पूरा रेजिस्टेंस लग गया जैसे ही आपने अपनी गाड़ी को 90 डिग्री मोड़ा, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है P - P cos थीटा। P क्या है, P फोर्स है जो आपको आगे ले जा रहा था,
जैसे ही आपने अपने स्टीयरिंग व्हील को 90 डिग्री मोड़ा तो क्या हुआ, थीटा हो गया आपका 90 डिग्री। एक्चुअली थीटा क्या है, अगर आपका ये डायरेक्शन पे आप चल रहे हैं सीधे डायरेक्शन पे और आप किसी नए डायरेक्शन पे मुड़े तो ये जो एंगल होता है ये होता है आपका थीटा। जैसे ही आपने शार्प 90 डिग्री का टर्न लिया तो आपका थीटा कितना हो जाएगा 90। ठीक है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सॉरी 0। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो P माइनस पी कॉस थीटा कितना हो जाएगा P। तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपके ड्राइविंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। यानी आप सामने वाली डायरेक्शन पे मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरा रेजिस्टेंस आपके ड्राइविंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। अगर यही थीटा 0 होता तो क्या होता, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती, कॉस 0 की वैल्यू होती 1। तो P माइनस पी कितना हो जाएगा 0, यानी कोई रेजिस्टेंस नहीं। यानी अगर आप अपनी गाड़ी नहीं मोड़े तो आप पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा। जैसे ही आप थीटा एंगल पे अपनी गाड़ी मोड़ते हैं तो आप पर P माइनस पी कॉस थीटा का रेजिस्टेंस एक्ट करने लग जाता है। और जैसे ही आपने गाड़ी को 90 डिग्री पे मोड़ दिया तो P माइनस पी कॉस थीटा आपके P के बराबर हो जाता है और आपकी गाड़ी रुक जाती है। अगर आपकी गाड़ी का इंजन चल रहा होगा तो आप 90 डिग्री पे मूव करने लग जाएंगे। लेकिन सपोज अगर आपकी गाड़ी ऐसी है जो केवल रेलवे ट्रैक पे चले तो 90 डिग्री पे तो कोई ट्रैक है नहीं, आपका ट्रैक तो सीधा बना हुआ है, तो आपकी ट्रेन तो रुक जाएगी। तो यही चीज़ है कि जब भी आप सामने वाली डायरेक्शन मतलब आप इनिशियल डायरेक्शन से कुछ भी टर्न लेते हैं तो आप पर एक रेजिस्टेंस लगने लग जाता है। इसे हम कहते हैं कर्व रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्यों लग जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका ट्रैक सीधा है, आपके जो व्हील बेस है ये जो ये हमारी एक्सेल और व्हील अरेंजमेंट है और ये इसे कहते हैं व्हील बेस और ये आपके पीछे के एक्सेल व्हील अरेंजमेंट है। जब आप यहाँ पे टर्न लेते हैं, ठीक है, मतलब आप इस डायरेक्शन पे आपने टर्न लिया तो क्या होगा, आपका जो व्हील बेस है ये रिजिड है, तो आपके पीछे के जितने व्हील्स हैं वो घिसेंगे क्योंकि आपने आगे वाले पहिया को तो मोड़ दिया लेकिन पीछे के पहिए नहीं मुड़ पाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो पीछे के पहिए हैं वो घिसेंगे और उन पर होगा रेजिस्टेंस ट्रैक के द्वारा। तो अब ये समझिए कि जब भी आपकी गाड़ी स्ट्रेट ट्रैक से कर्व पे जाती है तो रिजिड व्हील बेस होने के कारण आपके व्हील्स पर ट्रैक का रेजिस्टेंस ऐड करता है। ये रेजिस्टेंस को काउंटर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब समझिए कि ये जो कर्व है ये कर्व आपके ग्रेडियंट पे आ गया, यानी तो आपकी गाड़ी चल रही थी, आप एक तो अपने ग्रेडियंट को काउंटर करने के लिए आप एनर्जी लगा रहे थे और साथ ही साथ ग्रेडियंट में कर्व भी आ गया, कर्व अपना रेजिस्टेंस लाने लग गया। तो क्या होगा कि हमको एक्स्ट्रा फोर्स और लगाना पड़ जाएगा। तो एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाना पड़े तो हम क्या करते हैं कि जब भी कर्व आता है ना कभी ग्रेडियंट में तो हम अपने ग्रेडियंट को ही थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि ग्रेडियंट तो हमारे हाथ में ना, ग्रेड तो हम बना रहे हैं कि कितना ग्रेडियंट होना चाहिए, लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए कटिंग फीलिंग हम कर रहे हैं। तो जब भी हमको पता चलता है कि यार यहाँ पर हमको कर्व बनाना है तो जब भी हम कर्व बनाते हैं तो ग्रेडियंट को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि ग्रेडियंट का रेजिस्टेंस कम हो जाए और कर्व और ग्रेडियंट का रेजिस्टेंस मिल करके हमारा पुराना वाला रेजिस्टेंस जो कि केवल ग्रेडियंट से लग रहा था उसके बराबर हो जाए। समझ रहे हैं ना बात को। क्या है कि आपने सपोज आपको लखनऊ से दिल्ली तक का ट्रैक बिछाना था, आपने बता दिया कि इस ट्रैक में कुछ रूलिंग ग्रेडियंट है 0.5% का और अचानक आपको पता चला कि थोड़ा आगे जाने पर हमको कर्व बनाना है और हम 0.5% का ही अगर रूलिंग ग्रेडियंट वहां रखेंगे और उस पर कर्व भी आ जाएगा तो कर्व अपना रेजिस्टेंस लगाने लग जाएगा। तो हमारे लोकोमोटिव को 0.5% ग्रेडियंट को भी क्रॉस करना है, साथ में कर्व के रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करना है। तो हमको लोकोमोटिव की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ जाएगी, या तो हम दूसरा काम ये करें कि अपने ग्रेडियंट को ही थोड़ा सा कम कर दें। यानी लखनऊ से दिल्ली जाने वाला जो रूलिंग ग्रेडियंट है 0.5% तो रखें, लेकिन जहां जहां भी कर्व हो हम ये इंश्योर करें कि उन उन कर्व पर कर्व कारण जो रेजिस्टेंस लग रहा है उसको हम ग्रेड को कम करके कंपनसेट करें। ठीक है, तो कर्व प्रोवाइड एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ ट्रेन। जब भी कर्व होगा हमारी ट्रेन पर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगेगा, तो हम क्या करते हैं कि ग्रेडियंट्स को कंपनसेट कर देते हैं टू द फॉलोइंग एक्सटेंट ऑन कर्व। जब भी ब्रॉड गेज ट्रैक हम बिछाएंगे तो पर डिग्री ऑफ कर्व पे हम 0.4% अपना 0.04% अपना ग्रेडियंट कम कर देंगे, या 70/r या 70/r की वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे कितना परसेंट निकल के आ रहा है, उनमें से जो भी मिनिमम होगा उतना कर्व हम उतना ग्रेड हम कम कर देंगे। अभी हम न्यूमेरिकल समझेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ऑन मीटर गेज 0.03% पर डिग्री ऑफ कर्व, और नैरो गेज 0.02% पर डिग्री ऑफ कर्व। ये तीन वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है, तीन कंडीशन जैसे मैंने बताया कि न्यूमेरिकल से हम देखेंगे कि फाइंड द फाइंड द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट ऑन ए 2 डिग्री कर्व फॉर ए ब्रॉड गेज लाइन विद ए रोलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/100। यानी पूछ रहा है कि अगर आपके ब्रॉड गेज लाइन है आपकी, उसमें आपका 2 डिग्री कर्व है। डिग्री क्या है मैंने बता रखा था कि कितना शार्प कर्व है ये बताता है कि डिग्री कितनी है। कह रहा है कि आपकी ब्रॉड गेज लाइन है उसमें आपका 2 डिग्री कर्व आ गया है, तो बताओ कि उस 2 डिग्री कर्व पर आप कितना स्टीप ग्रेडियंट बनाएंगे
जबकि आपका रोलिंग ग्रेडियंट 1/100 दे रखा है। इसका मतलब लखनऊ से दिल्ली जाने पे सपोज हमने डिसाइड कर दिया कि हमारा रोलिंग ग्रेडियंट 1/100 ही रहेगा, ठीक है। यानी हम कोई ऐसा लोकोमोटिव बनाएंगे या ऐसा लोकोमोटिव ही वहां पर चलाएंगे जो इस 1/100 के ग्रेडियंट को पार कर जाए। अगर इस 1/100 के ग्रेडियंट को पार कर जाएगा तो बाकी जितने ग्रेडियंट सब छोटे छोटे हैं उनको तो पार कर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 1/200 का रोलिंग ग्रेडियंट के साथ अगर लखनऊ से दिल्ली के ट्रैक में कहीं पर भी 2 डिग्री करवाता है तो हम वहां पर कितना स्टीप ग्रेडियंट रख सकते हैं? क्या हम 2 डिग्री कर्व पर 1/200 का ग्रेडियंट रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि 1/200 का ग्रेडियंट रोलिंग ग्रेडियंट केवल स्ट्रेट ट्रैक के लिए ही हमने बताया था। अगर हम 1/200 का ग्रेडियंट एक 2 डिग्री कर्व के साथ इंक्लूड कर देंगे तो हमारे लोकोमोटिव पे एडिशनल कर्व रेजिस्टेंस लगेगा और हमारा लोकोमोटिव उस ग्रेडियंट को पार करके नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जब भी आपका 2 डिग्री कर्व है तो आप उस 2 डिग्री कर्व पर मैक्सिमम कितना ग्रेडियंट दे सकते हैं। अब ये तो हमको पता चल गया कि 1/200 तो नहीं दे सकते, 1/200 प्लस कर्व रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो रूलिंग ग्रेडियंट है कितना है, 1/200 0.5%। 2 डिग्री कर्व जब भी आएगा तो हम अपने ग्रेडियंट को कम करेंगे। कितना कम करेंगे? 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व। 0.04% पर डिग्री, डिग्री कितनी है? 2 डिग्री, यानी कितना निकल के आया? 0.08%। यानी स्टीपेस्ट ग्रेडियंट हम कितना दे सकते हैं? 0.5% हमने रूलिंग ग्रेडियंट दे रखा था और उसमें से 0.08% घटा दो तो निकल के आ जाएगा 0.42%। यानी ट्रैक में कहीं पर भी 2 डिग्री कर्व आए तो हम वहां पर 0.42% से ज्यादा ग्रेडियंट नहीं दे सकते, भले ही हमने रूलिंग ग्रेडियंट डिसाइड करके रखा है 0.5%, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं? हम ग्रेड कंपनसेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रैक में कर्व आ गया है। अच्छा, यहाँ पर हमने 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व तो निकाल दिया, लेकिन एक कंडीशन और दे रखी थी, 70/R। ये 70/R और 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व, इनमें से जो भी मिनिमम होगा हम उसको ही कंपनसेट करेंगे। तो 70/R भी देखो कितना है। अच्छा, डिग्री हमको पता है ना, 2 डिग्री कर्व है तो हमको पहले आर निकालना पड़ेगा और हमको डिग्री और आर का रिलेशन पता है, 1750/R। डिग्री कितनी दे रखी है? 2, तो आर कितना निकल के आ जाएगा? 1750/2, 875 मीटर। यानी इस कर्व का रेडियस 875 मीटर होगा। तो हम बोलेंगे कि ये कर्व 2 डिग्री कर्व, ठीक है। तो हम 70/R निकाल लें, कितना है? 70/R कितना हो जाएगा? 70/R अभी अभी हमने निकाला 875, ये कितना निकल के आ जाएगा? 0.08%, वही जो ऊपर निकल के आया था। ऊपर भी इतना ही निकल के आया था, 0.04 पर डिग्री ऑफ कर, तो 2 डिग्री ऑफ कर 0.08%। और 70/R भी कितना निकल के आ गया? 0.08%। दोनों का मिनिमम कितना हुआ? 0.08%। इसलिए कंपनसेटेड ग्रेडियंट हो गया 0.5 माइनस 0.08, दैट इज 0.42%। 1 इन समथिंग में लिखना हो तो हम क्या करेंगे? 100 में डिवाइड कर देंगे किसका? 0.42 का। कितना निकल के आ जाएगा? 238। तो हम बोलेंगे स्लोप कितना हम देंगे? 1/238 का, ठीक है। अच्छा, अगर ये 70/R की वैल्यू जो अभी यहाँ पर 0.08% निकल के आई, सपोज अगर 0.09% होती तो आप ग्रेड कंपनसेशन कितना करते? 0.09% तो इधर से निकल के आया 70/R से, और ऊपर से कितना निकल के आ रहा था? 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व के हिसाब से 0.08%। दोनों में मिनिमम क्या है? 0.08%। तब भी हम 0.08% का ही कंपनसेशन देते। लेकिन अगर ये 70/R की वैल्यू निकल के आ जाती 0.07%, तो हम 0.07% को कंपनसेट करते और तब हम क्या करते? 0.5 माइनस 0.07, दैट इज 0.43। हम कहते 0.43% का हम ग्रेडियंट देते, भले ही हमारा रूलिंग ग्रेडियंट 0.5% डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट ऑन कर्व्ड इज 1/238। इस क्वेश्चन का जवाब ये है।